आज हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम द्वारा कर दी गई थी। अंग्रेजों ने जब देश को आज़ाद किया या स्वतंत्र किया तो उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में थोपा नहीं था, बल्कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था को भारतीय पृष्ठभूमि के अनुकूल माना। और चूँकि हमारे देश में बहुत अधिक विविधता है, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर वैरायटी से बहुत विभिन्नता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, तो प्रत्येक वर्ग को शासन प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को ही उचित माना और देश में इसे लागू किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका ही प्रमुख शासक होता है और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती हैं, जिनमें नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा जाता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को कहा जाता है। यह चित्र हमारे देश की वर्तमान संसद का है। इसका निर्माण सन 1921 में ब्रिटिश शासन काल में ही किया गया था। पुर्तगाली स्थापत्य कला के आधार पर इसका निर्माण हुआ है और इसके ब्रिटिश वास्तुविद एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। और हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान समय तक जितनी भी सरकारें कार्य करती आई हैं वो इसी संसद भवन में बैठकर कार्य करती है, देश के हित का संचालन करती आई हैं। और यह चित्र हमारे देश के नए प्रस्तावित संसद भवन का है, जिसका लोकार्पण 2022 तक होने की संभावना है। इस नए भवन को बनाने का कारण वर्तमान सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है कि पुराना भवन एक तो काफ़ी साल पुराना है, जहां पर नई सुविधाएं बनाना, निर्मित करना कठिन है। और ये जो नया भवन बन रहा है, इसमें करीब 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। यानी अगर देश में लोकसभा सीटें बढ़ती हैं तो अधिक संख्या में लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य यहाँ पर स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो उनके बैठने की व्यवस्था के हिसाब से, नई तकनीकों के प्रयोग के हिसाब से नया भवन प्रस्तावित है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 3 प्रमुख अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका के अंतर्गत हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। केंद्र सरकार में सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय है और उनके अधीन जिले में जिला न्यायालय की व्यवस्था है। कार्यपालिका भी 2 तरह की है हमारे देश में, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। इसी तरह की अनुगामी कार्यपालिकाएं राज्यों में हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में। तथा व्यवस्थापिका हमारे देश में संसद है, व्यवस्थापिका के रूप में केंद्रीय सत्ता, और राज्यों में इसकी अनुगामी संस्थाएं होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। तो इस तरह से हमारे देश में संसदीय शासन के व्यवस्था के अंतर्गत शासन में 3 प्रमुख अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, जो लोकतांत्रिक संस्था का आधार स्तंभ है। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में विस्तार से इसको जानेंगे। संसद का सबसे प्रमुख अंग है राष्ट्रपति का पद। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका बनाया गया है, जिसमें सारे काम जो हैं शासन के, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति शासन का मुखिया होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की पत्नी देश की प्रथम महिला नागरिक होती हैं और भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी होता है। तो राष्ट्रपति को कुछ शांतिकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के 3 अंग जो हैं, इनमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री के और उनके मंत्रिमंडल की व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। अर्थात प्रधानमंत्री का पद ही इसलिए है कि वह राष्ट्रपति के कार्यों में उनका सहयोग करे, जबकि राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यपालक है और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालक हैं, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह से, मतलब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।
राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस प्रकार वास्तविक कार्य शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अर्थात राष्ट्रपति जिन भी कार्यों का, अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उन सब की रूपरेखा प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद द्वारा ही बनाई जाती है। तो प्रधानमंत्री ही असली संपादक हैं उन कार्यों के जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। यह चित्र हमारे देश की वर्तमान राज्यसभा के अंतर्गत चल रही कार्यवाही का चित्र है। संसद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में करीब 245 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं और संसद भवन के अंतर्गत ही राज्यसभा और लोकसभा दोनों कक्ष होते हैं। संसद का अगला या तीसरा महत्वपूर्ण अंग है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सदस्य बैठकर कार्य करते हैं, इन सदस्यों को जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाता है और लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से यह संस्था गठित होती है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष की होती है और इसके पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या जो 552 होगी। 530 सदस्य जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 545 है। तो इस तरह से ये तीनों अंग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यह चित्र हमारे देश की वर्तमान संसद में लोकसभा कक्ष का है, जहां पर स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान समय तक सरकारें काम करती आई हैं। तो भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि संघवादी राज्य। यानी भारतीय केंद्रीय सरकार के साथ राज्य सरकारें स्वेच्छा से नहीं जुड़ी हैं बल्कि आदेशात्मक रूप में जुड़ी हुई हैं। और भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। तो भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। विधायी शक्ति के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। पहला है केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, मुद्रा, संचार और वित्तीय मामले आदि। तो इसमें करीब 99 विषय हैं केंद्रीय सूची में। राज्य सूची में ये दूसरी महत्वपूर्ण सूची है, इसमें करीब 61 विषय शामिल हैं। इसमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची में कानून और व्यवस्था, जन स्वास्थ्य, प्रशासन जैसे स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। अर्थात प्रत्येक राज्य में उनके जो स्थानीय समस्याएं और परिस्थितियां हैं, उनके आधार पर वे प्रशासनिक नियम का निर्माण कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण अनुसूची है समवर्ती सूची। इसमें राज्य सरकार के महत्व के और केंद्र सरकार के महत्व के दोनों के विषय शामिल होते हैं और दोनों को इसमें कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यही सूची स्पष्ट करती है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, अर्थात केंद्र सरकार का नियंत्रण है राज्य सरकारों पर। क्योंकि यदि कोई राज्य सरकार ऐसा कोई नियम बनाते हैं जो केंद्र सरकार के नियमों के विपरीत हो या विरोधाभासी हो, तो उन पर केंद्र सरकार के नियम ही लागू होंगे। राज्य सरकारों के नियम वहाँ पर शून्य हो जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 256 और 255 में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो इस प्रकार संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमने शासन के 3 प्रमुख अंग, संसद के अंग और वे विषय देखे जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नियम बना सकती हैं। ये सारी व्यवस्था जो है ये संसदीय सरकार को स्थापित करती है। मतलब हमारे देश की संसद में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, नाममात्र कार्यपालिका कौन है, कौन कौन से अंग हैं जो कार्य करते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकारों के अंतर्गत, और केंद्र और राज्य के परस्पर संबंध कैसे हैं, ये इस वीडियो में मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को संसदीय सरकार के विषय में अच्छी जानकारी मिली होगी।